जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? सर मुस्कान खान, मलका यास्मीन, मौसम खातून, नेहा और सबा शेख, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। बाकी बच्चे भी कंफर्म कर दें एक बार। चलिए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे रानी केतकी की कहानी, जो क्या है, दास्तान है। और इस दास्तान के जो मुसन्निफ हैं वो है इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां। इंशा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं रानी केतकी की कहानी को। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है। हिंदी वाले भी रानी केतकी की कहानी को पहली जो है वो क्या मानते हैं, कहानी मानते हैं। और ये तबाजाद तबाजाद दास्तान है। तबाजाद दास्तान है जो लिखी गई 1803 में। जो लिखी गई 1803 में। किसने लिखी? इंशा खां। इंशा अल्लाह खां इंशा ने लिखी। इंशा अल्लाह खां इंशा ने लिखी। किसकी फरमाइश पर लिखी? ये भी याद रख लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी? किसकी फरमाइश पर लिखी तो याद रख लीजिएगा। नवाब हुसैन अली खां। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर ये इन्होंने लिखी कब? 1803 में। 1803 में। और इसे लिखने में जो उन्होंने सबसे ज्यादा एहतियात बरती है वो जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि इसमें अरबी और फारसी के अल्फाज, अरबी और फारसी के अल्फाज नहीं है। ये खालिस ये खालिस उर्दू जबान में लिखी गई है। ये खालिस उर्दू जबान में लिखी गई है। और यहीं पर एक सवाल आता है कि वो कौन सी दास्तान है जिसको मुकम्मल तौर पे हिंदी में लिखने का दावा किया गया है। लिखने का दावा किया गया। तो ये तीनों बातें जो है वो एक ही दास्तान से हैं। और वो है दास्तान रानी केतकी की कहानी। इसको अरबी और फारसी, या कह सकते हैं अंग्रेजी के अल्फाज के बिना भी ये लिखा गया है। यानी कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ देसी जबान में, या कह सकते हैं हिंदुस्तानी जबान में जो है वो लिखी है। खुद इंशा अल्लाह खां इंशा ने इस तसनीफ में कहा है, यानी कि रानी केतकी की कहानी में कहा है, ये वो कहानी है, ये वो कहानी है, ये वो कहानी है जिसमें जिसमें हिंदी छठ जिसमें हिंदी छठ किसी हिंदी छठ किसी और बोली का किसी और बोली का मेल ना मेल ना पट मेल ना पट। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी जबान का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी से मुराद है यहाँ पर
हिंदुस्तानी जबान। वो हिंदी भी हो सकती है और उर्दू भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छठ किसी और बोली का मेल ना पटे, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी जबान का जो क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और इसी की बात की तस्दीक या इसी बात की तहकीक की है किसने? मौलवी अब्दुल हक ने। क्योंकि मौलवी अब्दुल हक ने क्या किया है, रानी केतकी की कहानी को मुरतब किया। रानी केतकी की कहानी को क्या किया है, मुरतब किया है। मुरतब का मतलब यह है कि उसे तहकीक करके क्या किया है, शाये किया है। और कब शाये किया है? 1933, यानी कि 1933 में। 1933 में जो है वो क्या किया है, उसको मुरतब किया है, रानी केतकी की कहानी। और मुरतब करके बताया है कि इसमें जो है वो कहानी हिंदू देवमालाई है। हिंदू देवमालाई, यानी कि इसमें जितने भी किरदार हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। और ये कहानी भी हिंदू तहजीब की जो क्या करती है, अक्कासी करते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो किसके बारे में है, हिंदू मजहब के बारे में है। और इसमें सारे किरदार भी कौन है, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें रानी केतकी की कहानी के मरकजी किरदार के बारे में, ठीक है, तो इसमें जो सबसे हीरो है या सबसे आला किरदार है वो है हमारा कुंवर उदयभान। कुंवर उदयभान, ये क्या है, हमारा हीरो है, कुंवर उदयभान। अब हीरो है तो जाहिर सी बात है हीरोइन भी आएगी, और हीरोइनी है रानी केतकी। ये क्या है, ये हीरोइन है। ये क्या हीरोइन है। इसके अलावा हीरो होता है तो उसका दोस्त होता है, हीरोइन होती है, उसकी क्या होती है, सहेली होती है। कोई बच्चा बता सकता है राजा या कुंवर उदयभान का दोस्त कौन होता है? कुंवर उदयभान का दोस्त कौन होता है? अगर नहीं पता तो अन लिख दीजिएगा। कुंवर उदयभान का दोस्त कौन होता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ कहाँ से आ गया? वो राजा इंद्र का दोस्त होता है, अंजार। ठीक है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा माधव। ठीक है, इसे हम लोग माधव भी कहते हैं। कुंवर उदयभान का दोस्त होता है माधव। रानी केत की कहानी की सहेली होती है कौन? मदनबान। क्या होती है? ये सहेली होती है मदनबान, जो इसकी क्या है, राजदार भी है। और इसमें जो है वो बहुत अहम किरदार भी है मदनबान का। तो कुंवर उदयबान हीरो है, रानी केतकी की कहानी क्या है, हीरोइन है। दोस्त का नाम माधव है और सहेली का नाम मदनबान है। इसके बाद हीरो के बाद, दोस्तों के बाद इनके वालिद मोहतरम का नाम आता है। तो जो कुंवर उदयभान है, कुंवर उदयभान है, उसके जो बाप का नाम है, या कह सकते हैं उसके जो वालिद का नाम है, वो नाम था राजा सूरजभान। ठीक, क्या नाम था? सूरजभान। कोई बता सकता है राजा सूरजभान किस मुल्क का बादशाह था? राजा सूरजभान किस मुल्क का बादशाह था? सूरजभान किस मुल्क का बादशाह था? चलिए, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा रतनगढ़। कहाँ का था? रतनगढ़ का राजा था कुंवर
उदयभान का बाप सूरजभान। इसके बाद कुंवर उदयभान जो है का बाप होता है सूरजभान। इसके बाद इनकी माँ होती है कुंवर उदयभान की, जिनका नाम होता है रानी लक्ष्मीबास। रानी लक्ष्मीबास। लक्ष्मीबास, ये क्या हो गई? कुंवर उदयभान की फैमिली होगी। इसके बाद दूसरी तरफ जो रानी केतकी होती है, उनके वालिद मोहतरम का नाम याद रख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश। जगत प्रकाश। और इनकी माँ का नाम, यानी कि रानी केतकी की माँ का नाम था कामलता। ठीक है, कामलता। जगत प्रकाश और कामलता, इन दोनों में से एक सवाल आता है कि इन दोनों में से ताकतवर कौन था? जगत प्रकाश था या सूरजभान था? सूरजभान या जगत प्रकाश, दोनों में से ताकतवर कौन था? बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा सूरजभान, क्योंकि सूरज जो है वो क्या है, बहुत शक्तिशाली है। सूरजभान और जगत प्रकाश में जब जंग होती है तो उसमें सूरजमल का, सूरजभान जो है उसका पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी होता है। लेकिन एंड मौके पर जगत प्रकाश अपने दोस्त और गुरु को बुलाता है, जिसका नाम होता है महेंद्र गिर। क्या होता है? महेंद्र गिर। ये क्या होता है? साधु भी होता है और जगत प्रकाश का दोस्त और गुरु भी होता है। और महेंद्र गिर जो है वो एक दोस्त भी होता है। इसके अलावा इसी का भी एक दोस्त होता है, जो होता है राजा इंद्र। ठीक है, यानी कि जगत प्रकाश का दोस्त महेंद्र गिर और महेंद्र गिर का दोस्त राजा इंद्र। ये पूछा जाता है कि महेंद्र गिर कहाँ पर रहता है, तो याद रख लीजिएगा, पहाड़ पर रहता है। और उस पहाड़ का नाम क्या होता है? कैलाश। क्या नाम होता है उस पहाड़ का? कैलाश। तो कैलाश पहाड़ पर जो है वो कौन रहता है? महेंद्र गिर रहता है। और जब सूरज भान और जगत प्रकाश में लड़ाई होती है और सूरज भान जीतने ही वाला होता है, तो जगत प्रकाश अपने गुरु महेंद्र गिर को बुलाता है और उसकी सारी सेना को क्या कर देता है? मिट्टी में दफन कर देता है। दफन कर देता है। दफन कर देता है। किसकी सेना को? सूरज भान की सेना को। और सूरज भान, इसकी बीवी लक्ष्मीबास और बेटे कुंवर उदयभान, इनको क्या बना देता है? इनको बना देता है, तीनों को, हिरन। क्या बना देता है? हिरन। तो तीन लोगों को बनाता है, सूरजभान, लक्ष्मीबास और उदयभान। तो हिरन में भी तीन लफ्ज हैं, तो इसलिए उन्हें जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, उनके बीच जंग हो रही होती है, तो रानी केत की जो है वो क्या होती है? बहुत परेशान होती है। ठीक है। तो इस बार तो राजा जगत प्रकाश जीत जाता है महेंद्र गिर की वजह से। लेकिन जो राजा होता है जगत प्रकाश, वो डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है कि हमने सूरज भान को तो हरा दिया, लेकिन सूरज भान का छोटा भाई, सूरज भान का छोटा भाई, यानी कि उदय का चचा, दोबारा से लड़ाई के लिए आ रहा है। तो मैं तब कैसे जीतूंगा? कोई बच्चा बता सकता है? सूरज भान का छोटा भाई का क्या नाम था, या उदय भान के चचा का क्या नाम था? चंद्रभान नहीं। चंद्रभान नहीं। करीब है लेकिन पूरा नहीं है।
आपने एक रील देखी होगी, यो यो थारा भाई जोगिंदर, ये जोगिंदर, वो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, है ना? एक वो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पे भी उसके काफी वीडियोस आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी चलाता है वो। हाँ, यो भाई, यो तेरा भाई जोगिंदर, अरे भाई जोगिंदर। हाँ, तो सूरज भान का ही छोटा भाई होता है जोगिंदर, जोगिंदर भान। ठीक है। तुम में से तो नहीं है कोई ऐसा जो रील बनाता हो? कच्चा बादाम, मेरा कच्चा बादाम। हाँ, जी पढ़ लिख के कुछ फायदा नहीं है, इन्फ्लुएंसर ही बन जाते हैं। कम से कम पैसा इज्जत तो मिलेगी, नौकरी करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फेम मिलेगा सो अलग, फिर कहेंगे देखो 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 देखो, ये वही जा रहा है जो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाता था। ठीक है, चलिए तो फिर ये है हमारे छोटे भाई जोगिंदर। तो इस वजह से जो है वो सूरज भान और जोगिंदर भान की डर की वजह से जगत प्रकाश जो है वो बहुत डर जाता है कि मैं कैसे करूं, अगर किसी और ने हमला कर दिया तो फिर मैं कैसे बच जाऊंगा। ठीक है, कैसे बच जाऊं, तो इसी पर जगत प्रकाश का जो दोस्त होता है या गुरु होता है, महेंद्र गिर, वो उसे क्या देता है? वो उसे देता है भभूत, भभूत देता है कि तुम जब भी इस भभूत को जलाओगे, ठीक है, तो मैं जो है वो आ जाऊंगा, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आए तो इस भभूत को अपने जिस्म पर लगा लेना या अपनी बॉडी पर लगा लेना, तो तुम क्या हो जाओगे? गायब हो जाओगे। तो बस यही बात जो है वो किसको पता चल जाती है? रानी केतकी को पता चल जाती है। रानी केतकी को पता चल जाती है कि पापा के पास जो है वो गुरु महेंद्र गिर जो है वो एक भभूत दे गए हैं, कि उसे लगा लेते हैं तो इंसान गायब हो जाता है। तो रानी केतकी जो है वो भभूत मांगती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो भभूत किससे मांगती है? ठीक है, किससे मांगती है? तो अपनी माँ से मांगती है। और रानी केतकी की माँ का नाम क्या था? कामलता। ठीक है, क्या नाम था? कामलता। तो कामलता से वो क्या करती है? बबूत मांगती है। क्या खेलने के लिए? आंख मिचोली खेलने के लिए मांगती है। आंख मिचोली के खेलने के लिए मांगती है। तो माँ होती है बेचारी, सीधी सादी सी होती है। माँ ही सीधी सादी होती है बस, बीवी बिल्कुल सीधी सादी नहीं होती। हालांकि क्योंकि माँ भी कभी बीवी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो माँ तो बेचारी माँ होती है, माँ ने दे दिया, मैं कहा ले बेटा। और माँ के लाड़ प्यार में ही क्या होती है? लड़कियां बिगड़ जाती हैं, फिर वो इधर उधर जाती हैं। आजकल बबूत की जगह लोगों के हाथ में क्या है? मोबाइल है। फिर वो क्या हो जाती है? फिर वो मुर्तद हो जाती हैं, ईमान से फिर जाती हैं। पता नहीं किस तरह का ईमान है उन लोगों का, जो एक इंसान के लिए फिर जाता है। ठीक है। हाँ, वो देती नहीं है लेकिन मांगती अपनी माँ से ही है। बाद में उसका बाप जो है वो उसे दे देता है, मांगती माँ से ही है। ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से वो गायब हो जाती है, और वो जो हिरन बने हैं उनको ढूंढने निकल जाती है। लेकिन हिरन को ढूंढने से पहले, यानी कि हिरन बनने से पहले और जंग से पहले, जो ये होता है, उदयभान एक खत भिजवाता है कि तुम जो है मेरे साथ क्या चलो, मेरे साथ भाग चलो, भाग चलो। ठीक है, तो एक खत भिजवाता है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लीजिएगा। पूछा जाता है कि वो खत किसके हाथ भिजवाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फूलमती या फूलकली। फूलमती या फूलकली।
इसके हाथ भिजवाया जाता है खत। कुंवर उदयभान भिजवाता है। और ये कौन होती है? एक मालन होती है, यानी कि गार्डन को साफ करने वाली मालिन होती है। और उस खत में लिखा जाता है, ऐ मेरे प्रिय, तुम जो है मेरे साथ क्या चलो, भाग चलो। इस पर रानी केत की कहानी बहुत शानदार जवाब देती है कि मेरी जिस्म की बोटियां चील कौओं को खिला दो, भरे बाजार में जो है वो मेरी चमड़ी उधड़वा दो, लेकिन मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगी। मैं अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम नहीं करूंगी। तो बस उसी बात पे जो है वो क्या होती है, ये जंग हो जाती है। क्योंकि उधर सूरज भान जो है वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्यों हो जाता है? उसकी एक कहानी है छोटी सी, मैं बता देता हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक मर्तबा क्या होता है, सूरज भान का जो बेटा होता है उदयभान, और उसका जो दोस्त होता है माधव, दोनों क्या करने जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं। और शिकार खेलते खेलते जो उदयभान होता है, वो अपना घोड़ा बहुत तेज जो है वो दौड़ा देता है। और वो घोड़ा तेज दौड़ाने के बाद वो जो है वो गुम हो जाता है, रात ज्यादा हो जाती है, और वापस लौट के आ जाता है माधव। उधर कुंवर उदयभान भटकता भटकता रानी केतकी के पास पहुंच जाता है, जहां वो जनाना बगीचे में क्या होती है, अपने सहेलियों के साथ खेल रही होती है। तो वहीं पर उदयभान जो है वो थके होने की बात कहता है और आराम करने की बात कहता है। तो रानी केतकी जो है उसको वहां पर सोने की इजाजत दे देती है, और मदन बान के जरिए उसके लिए वहां पर क्या भेजती है, खाना भेजती है। लेकिन खाने से पहले दोनों के दरमियान, यानी कि रानी केतकी की और उदयभान के बीच आंख मटक्का हो जाता है, यानी कि इश्क हो जाता है दोनों को। तो वहां पर जो है वो रात गुजारता है। लेकिन रात को जो है वो बहुत बेचैन हो जाती है रानी केतकी। रात को ही मदन बान को लेके वो जाती है उस बाग में जहां पर कुंवर उदयभान था। और जब वो बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जो है वो जगत प्रकाश के क्या आ जाते हैं, सिपाही आ जाते हैं, और कुंवर उदयभान को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसे जो है वो जगत प्रकाश बिना देखे कोड़ों की सजा देता है। एग्जाम में ये भी सवाल आता है, लेकिन ये आप लोगों से थोड़ा सा डीपली हो जाएगा कि उनको जो है वो सूरो उदयभान को जगत प्रकाश कितने कोड़े मारने की सजा देता है। तो आंसर हो जाता है 100 कोड़े मारने की जो है वो उसे सजा देता है जगत प्रकाश उदयभान को। और जब उसको भरी महफिल में कोड़े मार रहे होते हैं, क्योंकि पहले गांव देहात होते हैं, तो एक पेड़ होता है, उसके नीचे जो है वो उसको क्या मार रहे होते हैं, कोड़े मार रहे होते हैं। तो जैसे ही उसको कोड़े मार रहे होते हैं, तो उसका जो घोड़ा होता है कुंवर उदयभान का, वो सबको मार के जो है वो अपने राजा को या अपने शहजादे को बचा कर ले जाता है। और बस यहाँ पर जो है वो जब पहुंचता है सूरज भान के पास, तो उससे जो है वो सारी वो राम कथा सुनना चाहता है कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन वो बताता नहीं है। तो कुंवर उदयभान जो है वो एक खत लिखता है अपने माँ के नाम, और फिर पूरा माजरा सुनाता है। पूरा माजरा जो है वो उसे समझाता है कि मैं जो है वो रानी केतकी से इश्क करता हूँ। इस बात पर जो है वो सूरज भान खुश होता है, और अपने एक ब्राह्मण को या अपने एक राजदूत को जो है वहां पर भेजता है जगत प्रकाश के यहाँ पे। किसके लेके? दावत लेके या न्योता भेज के। तो वहां पर जो है वो जगत प्रकाश थोड़ा सा अहंकार में आ जाता है, और उस ब्राह्मण को या उस राजदूत को क्या कर लेता है, राजदूत को कैद कर लेता है। और बस यही बात जो है वो सूरज भान को जो है वो नागवार गुजरती है, क्योंकि उसने तो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, दुश्मनी कर लेता है। बस यहीं पर जो है वो क्या होता है, लड़ाई लड़ाई के आसार शुरू हो जाते हैं। इस लड़ाई से बचने के लिए ही कुंवर उदयबान जो है वो रानी केतकी को कहता है कि आप जो है वो मेरे साथ भाग चलो। उस खत में जो फूल कली या फूलमती के हाथों भिजवाया जाता है, लेकिन वो जो है वो मना कर देती है। उधर दोनों राजाओं में जंग हो रही होती है, सूरज भान में और जगत प्रकाश में।
सूरजभान की सेना ज्यादा थी और ताकतवर थी। जगत प्रकाश जैसे ही हारने वाला होता है, वो अपने गुरु या अपने दोस्त महेंद्र गिर को बुला लेता है। और महेंद्र गिर जो है वो अपने मंत्र से सारी सेना को सूरजभान की दफन कर देता है। और सूरजभान, लक्ष्मीबास और कुंवर उदयभान, इन तीनों को क्या बना देता है? हिरण बना देता है। इस तरीके से जगत प्रकाश जीत जाता है। लेकिन वो जीत कर भी हार जाता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका छोटा भाई या उदयभान का चचा जोगिंदर, यो थारा भाई जोगिंदर वापस ना आ जाए, या कोई और उस पर क्या हमला करने ना आ जाए। तो इसी से बचने के लिए महेंद्र गुरु उसे जो है वो एक भतूत वो देता है। क्या देता है? भभूत देता है कि तुम इसे भभूत को लगा लेना, मैं तुरंत जो है वो आ जाऊंगा, और अगर कोई मुश्किल आन पड़े तो तुम गायब हो जाओगे। तो इसी का फायदा उठाती है रानी केतकी और उसे अपने जिस्म पर लगा के उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन वो नाकामयाब होती है। और यहाँ दूसरी तरफ उसके माँ बाप यानी कि जगत प्रकाश और कामलता अपने बेटी के गुम होने पर जो है वो बहुत मायूस होते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं। तो फिर सारी हकीकत बताती है उसकी सहेली मदन बान। तो फिर मदन बान जो है वो बबूत लगाकर जो है वो क्या जाती है, उसे ढूंढने जाती है, रानी केतकी को। मदन बान रानी केतकी को ढूंढ के वापस ले आती है। और वापस लाने पर जगत प्रकाश अपने काम पे शर्मिंदा होता है और अपनी बेटी की हालत को देखते हुए वापस से सूरज भान को और उसकी पूरी फैमिली को वापस लाने के लिए क्या करता है? गुजारिश करता है अपने गुरु से। लेकिन उसका जो गुरु है वो भी इस काम में क्या हो जाता है? नाकाम हो जाता है। इसके बाद महेंद्र गिर अपने दोस्त राजा इंद्र को बुलाता है। और राजा इंद्र जो है वो अपने हाथी पर आता है। उस हाथी का नाम भी जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। उस हाथी का नाम, राजा इंद्र के हाथी का नाम था इमरावत। ठीक है, इमरावत। तो उसके हाथी का भी नाम था। तो एग्जाम में अगर पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसी पर बैठकर जो है वो राजा इंद्र एक ऐसा मंत्र पढ़ता है कि वो सारे हिरन जो है वो आ जाते हैं। और फिर महेंद्र गिर उन हिरन पर पानी की बौछार करता है या पानी का कुछ उनके ऊपर छिड़कता है। और वो जो है वापस से इंसान बन जाते हैं। और इंसान बनने के बाद जगत प्रकाश और सूरज भान दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। और रानी केतकी की और उदय भान की क्या करा दी जाती है? शादी करा दी जाती है। इस तरीके से ये क्या है? ये दास्तान है जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी। बस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा रानी केतकी की कहानी के हवाले से। कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो रानी केतकी के हवाले से? गुलाम अली बेटा, लेट आओगे तो छूटेगा ही। आप पहले आइए। इसका मरकजी किरदार कौन है बेटा? दो ही हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, कुंवर उदयबान और रानी केतकी की कहानी। लेकिन इन सब में भी जो जानदार किरदार है वो है मदन बान का। इमरावत बेटा राजा इंद्र का हाथी होता है, जिस पर राजा इंद्र जो है वो बैठकर आते हैं। जोगी महेंद्र गिर जगत प्रकाश का जो है वो दोस्त होता है, गुरु होता है। और राजा इंद्र जो है वो महेंद्र गिर का दोस्त होता है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है। जगत प्रकाश राजा होता है। जगत प्रकाश का गुरु महेंद्र गिर होता है। और महेंद्र गिर का गुरु होता है राजा इंद्र, जो हाथी पर बैठ के आता है इमरावत।
ये पूरी क्रोनोलॉजी है। ठीक है, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, या फिर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप वहां जाके भी जो है वो पढ़ सकते हैं उसके हवाले से। चलिए फिर आगे नेक्स्ट दास्तान पे बढ़ते हैं, और वो है हमारी उर्दू अदब की सबसे मशहूर दास्तान, बागो बहार। ठीक है, बागो बहार। इसके मुसन्निफ हैं मीर अमन। मीर अमन दहलवी, क्योंकि इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई है, दिल्ली में हुई है। कब हुई है? 1732, 1732 में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर? दिल्ली में। और वफात हुई है 1808, 1808। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1808 में क्या हुई है इनकी? कलकत्ता में वफात हुई। और इन्होंने जो है वो सबसे मशहूर दास्तान लिखी है उर्दू अदब की, जिसे हम लोग जानते हैं बागो बहार के। हालात जिंदगी इतनी अहम नहीं है मीर अमन की, जितना उनका जो है ये अदबी कारनामा मशहूर है। हालांकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दो ही किताबें जो है वो लिखी हैं पूरी अदबी जिंदगी, जिसमें से पहली आती है बागो बहार। बागो बहार। और दूसरी आती है, इनकी जो दूसरी किताब है जो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखी है, उसका नाम है गंज खूबी। गंज खूबी। और दोनों में ही क्या बात है, दोनों ही तबाजाद नहीं है। तबाजाद नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, दोनों ही तर्जुमा है। अगर हम बात करें बागो बहार की, तो बागो बहार क्या है, तर्जुमा है किस्सा चार दरवेश का। किस्सा चार दरवेश का क्या है, तर्जुमा है, जिसके मुसन्निफ कौन है, अमीर खुसरो। और ये किस जबान में लिखी गई है, फारसी जबान में लिखी गई है। ठीक उसी तरीके से दूसरी किताब है गंज खूबी। ये भी क्या है, ये भी तर्जुमा है। ठीक है, ये तर्जुमा किसका है, इखलाक मोहसिनी का। और ये किताब किसकी है, मुल्ला हुसैन वाइज काशफी की। कोई बता सकता है, मुल्ला हुसैन वाइद काशफी कहाँ के रहने वाले थे? मुल्ला हुसैन वाइज काशफी कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल, नेहा ने सही बताया, हैरात के। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को लेते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो क्लास को समझते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुल्ला हुसैन वाइज काशफी की तसनीफ थी इखलाक मोहसिनी। उसको उर्दू में तर्जुमा किया है किसने, मीर अमन ने। और कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में भी कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। अब ये पैदा तो दिल्ली हुए हैं, तो ये कलकत्ता कैसे पहुंच गए, ये बात भी सोचने वाली है। एकदम से तो नहीं पहुंचे कलकत्ता। ठीक है, तो क्या हुआ आपको पता है, 1732 में इनकी पैदाइश हुई है। और ये वक्त जो है वो दिल्ली को लूटने वाला है। कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली को लूट रहा था, तो ये भी और लोगों की तरह दिल्ली से छोड़कर चले गए। और दिल्ली से छोड़कर कहाँ पर गए, अजीमाबाद। और अजीमाबाद कब गए, 1761 में, 1761 में। जब क्या हुआ, बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बैटी बैटल ऑफ पानीपत कौन सा युद्ध हुआ, तो याद रख लीजिएगा, तीसरा। पानीपत के टोटल तीन युद्ध हुए हैं, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत तीन हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली हुई है 1526 में, दूसरा उसके 20 साल बाद, और फिर 1761। ये क्या है, बैटल ऑफ पानीपत के ईयर है तीनों, जिसमें पहला है
जो पहला युद्ध हुआ है वो हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ है अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा हुआ है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें बाबर जीता, अकबर जीता और अहमद शाह अब्दाली जीता। ये तीन युद्ध हुए हैं बैटल ऑफ पानीपत में। तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में। तो बस जब ये युद्ध हो रहा था तो कलकत्ता सॉरी, मीर अमन जो है वो प्लासी का जंग किसके बीच हुआ था? प्लासी जो हुआ था 1757 में हुआ था। ये हुआ था बेटा अंग्रेजों में और सुजाउद्दौला में। सुजाउद्दौला में हुआ था। सुजाउद्दौला है या सिराजुद्दौला है? दोनों में से एक है कोई। हम्म, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद यहाँ पर ये होता है 1764 में दूसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये दो जंगें ऐसी हैं, प्लासी की और बक्सर की, जिसने जो है वो हिंदुस्तान में क्या किया, अंग्रेजों के पांव जो है वो मजबूत हो गए इन दो जंगों से, प्लासी का और बक्सर का। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं, वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये जो है वो अजीमाबाद चले गए और अजीमाबाद में भी जो है वो इनका काम जो है वो अच्छा नहीं चला। तब ये जो है वो मीर अमन कहाँ चले गए? अजीमाबाद यानी कि पटना से कहाँ चले गए? कलकत्ता। और वहां पर जाकर एक नवाब थे कलकत्ता के, जिनका नाम था दिलावर जंग। नवाब दिलावर जंग। नवाब दिलावर जंग। तो इनके छोटे भाई थे नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई, जिनका नाम है मीर मोहम्मद काजिम खान। मीर मोहम्मद काजिम खान। इनके क्या बन गए? उस्ताद बन गए। और जब उस्ताद बन जाते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? मशहूर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं, कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं। तो मीर काजिम अली खां को पढ़ाते पढ़ाते मीर अमन क्या हो गए? मशहूर हो गए। और जब ये मशहूर हुए तो मीर अमन पर नजर पड़ी किसकी? मीर बहादुर अली हुसैनी की। मीर बहादुर अली हुसैनी की नजर पड़ी मीर अमन पर। उस वक़्त मीर बहादुर अल हुसैनी क्या थे? मीर मुंशी थे। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले मीर मुंशी हैं कौन? मीर बहादुर अली हुसैनी। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले मीर मुंशी हैं मीर बहादुर अली हुसैनी। और यही यानी कि मीर बहादुर अली हुसैनी ही मीर अमन को कहाँ पर लेकर आए? फोर्ट विलियम कॉलेज में लेकर आए। और इन्हीं के जरिए फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात हुई। किसकी? मीर अमन की। जो उस वक़्त जॉन गिलक्रिस्ट क्या थे? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शोबे के सदर थे। ठीक है, बहुत से लोग जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट थे। ऐसा नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे उनका नाम था डेविड ब्राउन। ठीक है, क्या नाम था? डेविड ब्राउन। डेविड ब्राउन जो क्या थे? चर्च ऑफ इंग्लैंड थे। चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसे हम लोग पादरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या थे? पादरी भी कहते हैं। वहीं पर यह सवाल आता है कि जॉन गिलक्रिस्ट भारत कब आए? तो याद रख लीजिएगा 1799 में। और जब ये भारत आए तब वो कौन से पद पर फाइज थे? तो याद रख लीजिएगा, तब वो फाइज थे डॉक्टर
ये एक डॉक्टर की हैसियत से हिंदुस्तान में आए थे। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पर इनको जबान जो नई सीखने को मिली वो उर्दू मिली। और इस तरीके से इन्हें जो है वो हिंदुस्तानी जबानों से क्या हो गया, दिलचस्पी हो गई। और और इसीलिए डेविड ब्राउन ने इनकी दिलचस्पी को देखते हुए जॉन गिलक्रिस्ट को ही हिंदुस्तानी शोबे का क्या बनाया, सदर बनाया। और इनका काम था हिंदुस्तानी शोबे में जितनी भी किताबें हैं उसको क्या कराना, तर्जुमा कराना। बहुत सारी किताबें उन्होंने कराई। वो हम लोग जब फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग दास्तान मीर अमन के हवाले से बात करें। तो हिंदुस्तानी शोबा सदर कह लें या फोर्ट विलियम कॉलेज कह लें या पूरे उर्दू अदब कह लें दास्तान में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर दास्तान या उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान कौन सी है, बागो बहार। इस तरीके से मीर अमन कहाँ पहुंचे, फोर्ट विलियम कॉलेज में पहुंचे। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जब उनका काम शुरू हुआ वो हुआ 1801 में। क्योंकि आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कायम हुआ कलकत्ता में। और उसके एक साल बाद ही फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन आ गए। क्या आ गए, मीर अमन आ गए। और किस हैसियत से आए थे, तो याद रख लीजिएगा, मुंशी की हैसियत से आए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन मुंशी की हैसियत से आए थे कब, 1801 में। और तकरीबन 5 साल तक रहे। और 1805 में क्या हो गए, शुभुक दोष हो गए। शुभुक दोष का मतलब होता है रिटायरमेंट हो गई। और इसके कुछ साल बाद ही 1808 में क्या हो गई, इनकी वफात हो गई। क्या हो गई, वफात हो गई। जब हिंदुस्तानी शोबा सदर के जॉन किलक्रिस्ट उर्दू अदब के लिए बहुत अच्छे अच्छे मुसन्निफों को ढूंढ रहे थे तो इनकी नजर पड़ी थी किस पर, मीर तकी मीर पर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सा शायर है जिसने जॉन गिलक्रिस्ट को या फोर्ट विलियम कॉलेज को मना कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। और हवाला क्या दिया था, हवाला दिया था सेहत का, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो नासाज थी। तो मीर तकी मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाने का या तर्जुमा करने का जो है वो काम भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। वजह क्या बताई, सेहत की। जैसे दिल्ली कॉलेज में गालिब के साथ हुआ था, हालांकि वो अलग प्रोस्पेक्टिव है लेकिन सेम ऐसा ही है। तो 5 साल में मीर अमन ने सिर्फ दो ही किताबें लिखी हैं, एक गंजुल अर्श, ओ गंजुल खूबी, और एक बागो बहार। तो हमारे निसाब में जो है वो बागो बहार ही है, इसलिए हम लोग बागो बहार पर ही क्या करते हैं, नजरसान। तो जब उन्हें 1801 में मुंशी के पद पर उन्हें फाइज किया गया तभी जो है वो मीर अमन ने बागो बहार का काम जो है वो करना शुरू कर दिया। किसकी फरमाइश पर, तो याद रख लीजिएगा जॉन किलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1801 में बागो बहार को लिखना शुरू किया। ठीक है, लिखना शुरू किया। और एक साल के अंदर यानी कि 1802 में उसे क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल करने के बाद 1803 में उसे शाये किया। और 1804 में वो मुकम्मल है, शाये होकर। तो एग्जाम में एक सवाल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि ये शाये 1803 में हुई या 1804 में हुई। अब क्या होता है, अब तो किताब जो है वो 1 घंटे में छप के या प्रिंट होके आ जाती है। लेकिन उस वक्त क्या होता है, उस वक्त बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो काम करती हैं लेकिन बहुत टाइम लेती है। तो उसकी जो इशाअत या उसकी जो शाये होने का टाइम शुरू हुआ वो 1803 में हुआ। लेकिन काम ज्यादा था तो उस काम में जो है वो ज्यादा वक्त लग गया। तो इसीलिए काम शुरू हुआ 1803 में लेकिन वो मुकम्मल हुआ 1804 में। अब ऐसे नहीं कि उसे पूरा साल लगा, साल के आखिर में यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में उस पर जो है वो काम शुरू हुआ था। और ये फिर जाके जो है वो 5-6 महीने में वो मुकम्मल हो। तो इसलिए क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि हम 1803 लगाएं या 1804 लगाएं।
तो याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मीर अमन कब लिखना शुरू हुआ, तो 1801। मुकम्मल कब हुई, 1802। और इसे शाये कब हुआ, तो 1803 ही लगाना, 1804 मत लगाना। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएं, 1803 भी और 1804 भी, तब भी 1803 ही लगाना। ठीक है, क्या लगाना, 1803 लगाना। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये हो जाती है आपकी दास्तान शाये, यानी कि मुकम्मल। अब ये शाये मुकम्मल हो गई, और इस किताब को जो है वो बहुत, ये कहाँ से भी शाये हुई थी, कलकत्ता से लिख लीजिएगा। कलकत्ता में एक प्रेस थी जिसका नाम था हिंदुस्तानी प्रेस, एग्जाम में आ जाता है। तो हिंदुस्तानी प्रेस जो है वो कलकत्ता में थी, और वहीं से जो है ये शाये हुई थी पहली बार, बागो बार। और ये क्या है, तर्जुमा थी, तब आजाद नहीं थी। और तर्जुमा किसका है, किस्सा चहार दरवेश का, जिसके मुसन्निफ कौन है, अमीर खुसरो हैं। तो अमीर खुसरो की तसनीफ है, जिसका नाम क्या है, किस्सा चहार दरवेश। उसी का जो है ये क्या किया गया है, तर्जुमा किया गया है। ठीक है? इससे पहले भी पूछा जाता है कि किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार से पहले किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा नौ तर्ज मुरस्सा। नौ तर्जा के मुरस्सा के नाम से मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन ने जो है वो इसका तर्जुमा किया था। कब किया था, 1775 में। लेकिन वो मकबूल नहीं हुआ। मीर अमन का जो तर्जुमा था वो ज्यादा मशहूर हुआ, जिसे हम लोग जानते हैं बागो बहार के नाम से। किसके नाम से, बागो बहार के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। और ये इतनी मकबूल हुई, इतनी मशहूर हुई, कि इस पर जो है वो क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से मीर अमन को क्या मिला था, इनाम मिला था। कोई बच्चा बता सकता है मीर अमन को बागो बहार पर कितने रुपए का इनाम मिला था। मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था। कुछ बच्चे कह रहे हैं 200, कुछ बच्चे कह रहे हैं 500। कौन सा सवाल सही है अंदर, 200 का 500 का। 500 कंफर्म है। फिर ये 200 वाले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो 200 लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो 200 लग रहा है, थोड़ा सा डाउट में तो मैं भी हूँ। मेरे हिसाब से तो 200 ही है। चलो, इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं। मेरे ख्याल से 200 ही है। अगर आप 500 बता रहे हो, तो एक बार मैं इसे चेक करके आपको कल बताता हूँ कि 200 है या 500 है। वैसे 200 ही आंसर है इसका तो, मेरे हिसाब से जहां तक मेरे जहन में आ रहा है। बाकी मैं कल बताता हूँ आपको कि 200 है या 500 है। कोई बात नहीं इंसान, मैं करेक्शन कर लूंगा। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, या मैं गूगल भी नहीं हूँ कि आप टाइप करो और एकदम से मेरे जहन में से निकल के बाहर आ जाए। मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ, सुबह शाम खाना खाता हूँ। दो आंख है, एक दिमाग है, एक दिल है, दो हाथ है, दो पाँव। चलिए, तो बागो बहार का इनाम हम लोग कल देखेंगे, और इसी इनाम के साथ हम लोग कल की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल बागो बहार के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, चलिए, आज की क्लास इतनी ही है। मिलते हैं कल।